नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। बिहार में एक बार फिर से सियासी सरगर्मियां तेज हुई हैं। इसे अब रणनीति कह लीजिए, सियासत कह लीजिए या कुछ और, लेकिन किसी न किसी तरह से सियासी गलियारों में हलचल तो तेज हुई है। और अब इस हलचल में यही लग रहा है कि सत्ता से बाहर होकर विपक्ष में बैठी बीजेपी कुछ न कुछ तो खिचड़ी पका ही रही है। दरअसल ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर आज कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद राजनीतिक भूचाल आना तो लाजमी था। दरअसल हुआ कुछ यूं कि प्रशांत किशोर ने आज एक दावा कर दिया कि नीतीश कुमार उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। तो बस फिर क्या था, इसके बाद चचा के तेवर भी सख्त हो गए। चचा ने यानी नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर पर पलटवार करते हुए कहा कि पीके तो कांग्रेस में जेडीयू का विलय कराना चाहते थे। साथ ही उन्होंने प्रशांत किशोर के उत्तराधिकारी वाले दावे पर कहा कि ये बिल्कुल झूठ है, उन्हें जो कुछ भी बोलना है वो बोले, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब ये सवाल पूछा गया कि प्रशांत किशोर ने कहा है कि उन्हें इस पद का ऑफर दिया गया था, इस पर नीतीश कुमार ने कहा कि यह पूरी तरह गलत है, मैंने कोई ऑफर नहीं दिया, वो ऐसे ही बोलते रहते हैं, कुछ नहीं है, उनकी जो मर्जी बोलते रहे, अब उन पर रोजाना क्या बोलें, वो मेरे साथ रहते थे, मेरे घर पर रहते थे, क्या हम बोलें, अब जिसको जहां जाना है जाएगा, लेकिन उनका तो कोई ठिकाना ही नहीं है। आजकल वो बीजेपी में गए हैं तो वो उनके हिसाब से कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि जब वो आरजेडी और जेडीयू का विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। हमको समझ रहा है कि आके धतिया देंगे, हम धतियाने वाले हैं, बढ़िया बढ़िया आदमी का नाक में दम कर देंगे। अभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन के बहुत होशियार बन रहे हैं। 15-14 में चुनाव हार गया तो दिल्ली आया मेरे पास पूछने के लिए, चलिए हमारी मदद कीजिए। महागठबंधन बना के सरकार जिताने में हम लोगों ने कंधा लगाया, अब वह बैठ के हमको ज्ञान दे रहा है। अभी 10-15 दिन पहले आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से घर पर बुलाकर बोले कि आइए हमारा पार्टी लीड कीजिए। हमने कहा नहीं हो सकता है, अभी नहीं हो सकता है। तो आप कितना बार होंगे? ये कह रहे हैं कि आपने उन्हें पद का ऑफर दिया था। ना गलत बोलता है, वो ऐसे ही बोलते रहता। सुन लीजिए, कुछ नहीं है, उनको जो मर्जी बोलते रहे, हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। और एक बात तो अच्छी तरह जान ही न गए हैं भाई, हम तो दिल्ली में भी अब पटना में भी कह दिए एक बार। हम क्या रोज रोज बोले, वो मेरे साथ रहता था, मेरे घर में रहता था, क्या हम बोले। अब जिसको जहां जाना है जाना है। एक बार बीच में वो बोलता है, हमको बीच में आकर के कह रहा था कि अपना पार्टी को कांग्रेस पार्टी में मर्ज कर दीजिए। हम के बोला हम कांग्रेस पार्टी में मर्ज करेंगे, बहुत पहले, आज से 4 साल पहले आकर के कह रहा था। खैर इन लोगों का कोई ठिकाना नहीं ना है। आजकल फिर अपना जहां गया है बीजेपी में तो उसी के हिसाब से कर रहा है। हम नहीं बुलाए थे, अपने आया था मिलने। क्या क्या बात हुई, तब कुछ भी बोलता, हम नहीं कुछ कहेंगे। खाली आप लोग जब पूछ लिए तो इतना बता देंगे कि ये लोग को बेचारे को जो करना है उसको क्या है, राजनीति से क्या मतलब, कोई मतलब है, कोई चीज नहीं, अपना बोलते रहता है, बोलने दीजिए, छोड़िए, हमको कोई लेना देना नहीं। अच्छा है जब मदद कर रहा है और उन लोगों के साथ है, बढ़िया है, बेचारे को वहाँ भी जगह मिल जाए, केंद्र से भी ठीक है। मतलब साफ करें कि वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, यही बात ना है, ये उसी का काम कर रहा है। भीतर से हम लोगों का विरोध, इनका विरोध काहे के लिए कर रहा है, सबका विरोध। सर बीजेपी कहती है कि आप ही के एजेंडे पे वो काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर। बताइए, अब सोच लीजिए, इसका मतलब है कि यही बोल रहा है मेरे एजेंडा पर अगर काम कर रहा है, इसका मतलब है कि तब वो न समझे, अब वो समझे कि जब ये भी बोल रहा मतलब तुमको भी जगह नहीं मिलेगा, काम करते रहो, जो करना है करो। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज मनु जेडीयू प्रवक्ता,
आलोक वत्स नेता बीजेपी, कुमार श्रीकांत वरिष्ठ पत्रकार, आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। मनोज जी, सबसे पहले आपके पास आएंगे। मनोज जी, देखिए, उत्तराधिकारी होने का दावा कर रहे हैं प्रशांत किशोर और उसके बाद आपको पल्ला झाड़ना पड़ता है। क्यों बिहार में बार बार सुई घूम के खबर बिहार के बारे में शुरू हो जाती है? क्यों सुई घूमकर जेडीयू और आरजेडी पर उलझ जाती है? क्या लग रहा है कि सामान्य नहीं है? उधर जगदानंद सिंह का विद्रोह, इधर नीतीश कुमार को बार बार हर एक मामले पर सफाई देनी पड़ रही है, उखड़ना पड़ रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? देखिए चंद्रशेखर जी, ये बिहार की धरती है और बिहार में राजनीतिक के तापमान हमेशा ही बढ़ा रहता है। कुछ नेताएं ऐसे भी होते हैं जो हमेशा मीडिया में बने रहने के लिए रहते हैं। आप जिस प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं वो भाजपा के ही प्रोडक्ट। 2014 में भाजपा को सत्ता में लाने में प्रशांत किशोर जी की अहम भूमिका रही। उसके बाद उनका क्या, वो किसी बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन कभी भी किसी जगह किसी के साथ चला जाता है। तो कभी किसी के यहाँ गए, कभी किसी के यहाँ गए। हमारे यहाँ भी आए, हमारे यहाँ भी वो अपने हिसाब से पार्टी को लेना चाहते थे। जनता दल यू कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ठीक है, हम छोटी पार्टी है, लेकिन कार्यकर्ताओं के बल पर ही रहते हैं। कार्यकर्ताओं के साथ उनके बातचीत के तौर तरीके जब सामने आने लगा, बहुत तरह की बातें उठने लगी, तो उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। तो जिस व्यक्ति को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया और जो अभी स्वराज आंदोलन पर चंपारण की धरती से निकल रहे हैं, पता नहीं किस लिए निकल रहे हैं, क्योंकि बिहार तो मैं शुरू में ही कहा कि राजनीतियों की जो है एक हस्ती होती है। यहाँ जब गांधी जी भी अपने अंग्रेजों को हटाने के लिए आंदोलन किया था तो भी वही उसी भितरवा आश्रम से शुरू किए थे, तो लोग उनको नमन करके चलते हैं। लेकिन जब जन समर्थन जिनको नहीं मिलता है तो मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। अब जिस व्यक्ति को पार्टी से निकाल दिया गया हो उस व्यक्ति को उत्तराधिकारी, यहाँ कोई राजतंत्र है क्या कि किसी को उत्तराधिकारी बना दिया जाएगा? यहाँ तो कई उपाध्यक्ष बने, उसमें एक उपाध्यक्ष ये भी थे जदयू में, तो कोई उपाध्यक्ष बन गए तो वह क्या उत्तराधिकारी हो गए? तो वह केवल मीडिया में आने के लिए, अपने बात को मीडिया के द्वारा कहलाने के लिए, जनता का नजर अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इस तरह से उन्होंने कहा कि वो नई पार्टी बनाएंगे, नई पार्टी बनाएंगे। देश के तमाम मीडिया ने, चैनल ने इसको लिया कि प्रशांत किशोर का एक और पार्टी बिहार में उदय हो रहा है, वो टाइप किस हो गए। तो इसलिए प्रशांत किशोर पर इसी तरह की बातचीत हमारे जदयू के अंदर में नहीं है। उत्तराधिकारी, खुतराधिकारी ये सब उनका मनगढ़ंत है और कोई ऐसी बात नहीं है। वो जदयू को किसी दूसरे पार्टी में विलय करने के प्रस्ताव लेकर आए थे। उस समय जब उनको पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि नहीं, वही मिलने के लिए आए थे। तो 4 दिन के बाद कुछ बयान देते हैं, तो अविश्वसनीय आदमी है। राजनीति से उनको कुछ लेना देना नहीं है। वो व्यापार के सिलसिले में आए हैं, तो व्यापार अपना बना रहे हैं। हमको उनसे, पार्टी को उनसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है आलोक जी, बार बार सुई घूम के बीजेपी पे आ जाती है। पहले आरसीपी सिंह का प्रकरण था, तब नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी सरकार गिराना चाह रही है, और अब प्रशांत किशोर का मामला है तो कह रहे हैं बीजेपी के एजेंट। क्या लग रहा है? देखिए त्रिशूल जी,
ये पहला बार है जब नीतीश कुमार को अपने ही विश्वसनीय पुराने साथी से मुंह की खानी पड़ रही है। आपने ये सुना होगा, लालू यादव ने भी बराबर कहा था, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं। वो निकाल देते हैं, फिर उसको ले आते हैं, माथे पे बैठा लेते हैं। ललन सिंह का क्या हस्त किया था उन्होंने, ये जग जाहिर है। फिर ललन सिंह को ले आए, राजद को उन्होंने लात मार के कहा कि कभी राजद में मैं असहज महसूस कर रहा था, मुझे पता ही नहीं था सरकार कैसे चल रही है। फिर उसी राजद में जाके मिल लिए। ये प्रशांत किशोर को सिर पे चढ़ा के इतना तरजीह दिए, पूरे देश दुनिया ने देखा। आज उनको कह रहे हैं कि जी उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जरूर उन्होंने कहीं पर उनको कहा होगा कि मैं अपना उत्तराधिकार तुमको सौंपूंगा। तो ये पार्टी तक कुछ दिन के लिए जीवित है। ये जहां कुछ टस से मस हुआ, इसको राजद खा जाएगी और उसके बाद इसका अस्तित्व विलीन हो जाएगा। आप मुझे बताइए, सेकेंड लाइन में नीतीश कुमार ने किसको खड़ा किया अपने बाद? हेलो, हाँ जी सुन रहा हूँ। कौन इनकी विरासत को आगे बढ़ाएगा? कौन नाम है वो देश के सामने या प्रदेश के सामने जिस पर जनता भरोसा करेगी कि नीतीश कुमार के बाद इस आदमी पर? तो कुछ दिनों की बात है, तेजस्वी यादव को एक दो बंदे चाहिए, वो इंतजार कर रहे हैं इनको पीएम बना के, इनको पीएम के हसीन सपने दिखा के। जी कहीं के नहीं रहेंगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ वादा कर सकता हूँ। ठीक है। ये इनकी बहुत कम दिन की, ये इस बार बुरे फंस गए हैं। इस बार इनका चाल जो है, ये इनको उल्टा ही इनके ऊपर भारी पड़ गया है। ठीक है, ठीक है। कुमार श्रीकांत जी, इधर जगदानंद सिंह नाराज चल रहे हैं, आरजेडी में भी मामला गड़बड़ है, उन्होंने भी इस्तीफे का प्रस्ताव दिया है, और इधर नीतीश कुमार बार बार घूम के सुई बीजेपी पर ले आते हैं। क्या लग रहा है कि इस बौखलाहट का क्या कारण है? देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो विकास बिछी है बिहार राजनीति में, वो कहीं ना कहीं बीजेपी पहले ही बिछा चुकी है। और नीतीश कुमार हो, तेजस्वी हो, ये प्रशांत हो, वो महज देखा जाए तो शतरंज के प्यादे के तौर पर काम कर रहे हैं। जिस तरीके से पूरी तरीके से प्लान तरीके से आप देखिए पीके काम कर रहे हैं, पीके समय समय पर जो बयानबाजी दे रहे हैं, खास तौर से उनके निशाने पर नीतीश कुमार होते हैं। वो तेजस्वी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, और तेजस्वी के खिलाफ अगर बोल रहे हैं तो उनके छोटे भाई के खिलाफ बोल रहे हैं, और निशाना सीधा उसी पर साध रहे हैं, और उनकी योग्यता को लेकर, उनकी शैक्षिक योग्यता को लेकर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, इसमें समझना अति महत्वपूर्ण ये है कि कहीं ना कहीं पीके उसी लाइन को आगे फ्लो करने की कोशिश कर रहे हैं जो अमित शाह ने एक तरीके से खींची हुई है। और बिहार की पूरी राजनीति एक तरफा ना होकर, अब कहते ना कि जो विश्व है वो बाइपोलर नहीं है, मल्टीपोलर है, वैसे ही बिहार की राजनीति जो है वो मल्टीपोलर हो रही है। एक छोर पर बीजेपी है, दूसरे छोर पर नीतीश और तेजस्वी, और तीसरा छोर जो है वो बड़ा बनाने की कवायद से पीछे है। उनको पता है कि विकास पुरुष का तमगा लिए जो व्यक्ति घूम रहा है, उसकी छवि, उसकी राजनीति और हर तरीके से उसकी सत्ता भी खतरे में है और लगातार सवालों के घेरे में है। इसीलिए रह के वो पीछे को सीधे एक पटापेक्ष के तौर पर देखा जाए तो सीधे एक तरीके का प्रहसन खेला जा रहा है बिहार की राजनीति में। वो निशाने पर सीधे नीतीश कुमार को लेते हैं। उसको पता है कि वो अगर निशाने पर सीधे नीतीश को लेंगे तो उनका राजनीतिक कद बढ़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार जितना पीके के बारे में बोलेंगे वो फाइट सीधे तौर पर पीके वर्सेस आप सोचिए नीतीश होगा। और बीजेपी के लिए बड़ी माया का खेल हो जाएगा कि आने वाले चुनाव में वो पीके को अपने पक्ष में करे। अगर पीके उनके पक्ष में जाते हैं तो कहीं ना कहीं वोटिंग तौर पर अगर आप देखें तो बीजेपी ज्यादा मजबूत होगी।
लेकिन अगर दूसरे तौर पर आप देखें तो बीजेपी इस गेम प्लान को लेकर भी चल रही है। इस तरीके से चिराग पासवान को अपने से पास लाया जाए। चिराग पासवान किस तरीके से पीके की तरह ही पूरे बिहार में घूमे, और आप देखेंगे आने वाले दिनों में ऐसा होगा। चिराग पूरे बिहार में घूमेंगे और जो एंटी बीजेपी वोट है उसको अपने साथ लाने की कोशिश करेंगे। नीतीश के वोट बैंक को कहीं ना कहीं पीके डैमेज करने की कोशिश करेंगे, और वो वोट बैंक जो रोजगार चाह रहा है, जो तेजस्वी यादव के साथ भी जाकर चिपका हुआ था, उसको भी पीके टेंट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, खास बात यह है कि बीजेपी को ये पता है कि अगर पीके मैदान पे जाएंगे तो उसी स्ट्रेटेजी के साथ खेलेंगे जिस स्ट्रेटेजी के साथ बीजेपी बिहार का पूरा चुनाव खेलती है। लेकिन बड़ा सवाल मुझे इस पर यह समझ नहीं आ रहा है कि क्या वाकई पीके भी बीजेपी के वोट बैंक को हिट करेंगे। अगर हिट करेंगे तो मुझे लगता है बीजेपी की स्ट्रेटेजी और ज्यादा मजबूत बनानी पड़ेगी। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जेडीयू राजनीतिक तौर पर अपना अस्तित्व तलाशने और अस्तित्व को बचाए रखने की लड़ाई में और इस जद्दोजहद में लगी है। मनोज जी, क्या लगता है कि जिस तरह कुमार श्रीकांत ने कहा और जिस तरह कहीं ना कहीं अगर पीके बीजेपी के साथ है तो निश्चित रूप से कहीं जेडीयू को डैमेज हो रहा है? देखिए चंद्रशेखर जी, श्रीकांत जी ने ठीक कहा कि पीके एक तरह से भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, और जो भाजपा की जो तोड़-फोड़ की जो रणनीति है अमित शाह की, उसका अमली जामा पहनाने के लिए वो लगे हुए। और इसके पूर्व भी अमित शाह ने, भाजपा ने जदयू में तोड़-फोड़ करने की प्रयास भी किया था, जो सामने आने के बाद सत्ता पलट हुई थी। इससे पहले भी चिराग पासवान को खड़ा कर आधे से अधिक अपने पार्टी के नेताओं को उम्मीदवार बनवाकर जदयू को हार्म करने का प्रयास किया। और सबसे बड़ी बात है कि जिसकी आशंका अभी श्रीकांत जी ने यहाँ कही है, उस आशंका से बिहार की जनता पूरी तरह से अवगत हो चुकी है। इसीलिए ये चूंकि कर्पूरी ठाकुर का राज्य है, बिहार में राजनीति का तापमान हमेशा ही बढ़ते घटते रहता है। तो ये चीज जो पीके के द्वारा, चिराग पासवान के द्वारा के कंधे पर बंदूक रख के जो भाजपा खेल रही है, तो कभी कभी बंदूक की गोलियां पलट भी जाती है। तो आप इंतजार कीजिए, हमें इसको लेकर कोई शिकवा शिकायत भी नहीं है, क्योंकि ये लोगों को तोड़-फोड़ पर, सीबीआई पर, ईडी पर, इनकम टैक्स पर भरोसा है, और हमें जनता के ऊपर भरोसा है। और बिहार की जनता ऐसे दगेबाज को अगले बार जो चुनाव हो रहा है उसमें क्लियर कर देगी। नहीं मनोज जी, सब हम देख रहे हैं। मनोज जी देखिए, आप ये कह रहे हैं कि हम दिल्ली से लड़ेंगे, यानी कि आप कह रहे हैं हम तूफान से लड़ेंगे, लेकिन छोटे छोटे चक्रवात आके आपको हिला दे रहे हैं, बवंडर आपको हिला दे रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि भाई तूफान से लड़ने वाले लोग अगर बवंडर से हिल जाएंगे तो कैसे तूफान से लड़ेंगे? नहीं, क्यों हम हिलेंगे? हिलने का कहाँ प्रश्न है। हमारा तो आंख अर्जुन की तरह एक ही जगह पर टिकी हुई है, और इस बीच में ऐसे झंझावत आते ही रहते हैं। तो इनको फेस करने की ताकत हम लोगों के ऊपर है। कोई नीतीश जी अकेले नहीं है, उनके साथ पूरी टीम है। अभी हमारे सज्जन कह रहे थे कि कौन है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी है, त्यागी जी है, बहुत सारे लोग हैं, हर्षवर्धन जी है, अपाक जी है, जो पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। कितना आप तोड़िएगा?
जोड़ते रहिए, हम जोड़ते रहेंगे। और इन जज्बातों के जबर से अगर हम डर गए तो राजनीति करना छोड़ देंगे। ठीक है। आलोक जी, आलोक वत्स जी, क्या लगता है कि प्रधानमंत्री बनने की बात कहती है जेडीयू और तूफान से लड़ने की बात कहती है, लेकिन छोटे छोटे बवंडरों से हिले पड़े हैं। अब प्रशांत किशोर ने उत्तराधिकारी की बात कह दी और कांग्रेस में मिलाने की बात कह दी थी जेडीयू को। क्या लग रहा है इन सब बयानों को कि आज नीतीश कुमार 4 साल 5 साल बाद ये बात क्यों कहते हैं? आज क्या आवश्यकता आ गई थी इन बातों कहने की? देखिए प्रसून जी, इस बार नीतीश कुमार बुरे फंस गए। अब ये न उगल पा रहे हैं न ये निगल पा रहे हैं। और इनकी पार्टी पे हर पार्टी की नजर है। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। मैंने कहा ना, नीतीश कुमार अपने सेकंड लाइनर का नाम बता दें और जिसको इन्होंने लात मारा फिर उसी को सिर पे चढ़ा लिया। लल्लन सिंह को हाथिए पर फेंक दिया था। उपेंद्र कुशवाहा इनके दल से छोड़ के चले गए थे। बीजेपी का साथ छोड़ा, आरजेडी को पकड़ा, आरजेडी का साथ छोड़ा, फिर आरजे बीजेपी को पकड़ा। तो ये पलटू चाचा जो बोलते हैं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी और लालू यादव ने कहा पलटू राम, ये बीजेपी की उपाधि दी गई नहीं है। तो पलटू चाचा का इस बार खेल पलट गया है। अब ये अंतिम सांसें गिन रहे हैं। तेजस्वी यादव चाहते हैं, अब आप देखिए जगदानंद और तेजस्वी नीतीश कुमार के बीच का झगड़ा। अब पलटू चाचा चाहते हैं कि तेजस्वी यादव की कितनी जल्दी इनको दिल्ली मुंगेरी लाल के हसीन सपने प्रधानमंत्री का दिखा के इनको धकेल दो बिहार से बाहर। अब बैठ जाओ जम के सीएम की कुर्सी पर। अब फिर जो इनके बचे कुचे लोग हैं उनको अपने दल में मिला के जेडीयू को मिट्टी में मिला दो। अब वो होना है, उसको कोई नहीं रोक सकता। राइटिंग इज ऑन द वॉल, बिल्कुल दीवार पर क्लियर लिखा हुआ है कि जेडीडी का अस्तित्व अब ज्यादा दिन का नहीं है। ठीक है। अब देखिए केसी राव को इन्होंने बुलाया बिहार कि हमको प्रधानमंत्री घोषित करेगा। उसने खुद जाके अपने को राष्ट्रीय पार्टी बना के, राष्ट्रीय तेलंगाना समिति बना के अपने को प्रधानमंत्री घोषित करवा रहा है। हमारी राह, बीजेपी की राह त्रिशूल भाई, ये सारे लोग मिलके खुद ही आसान कर रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी को कोई टक्कर देने वाला नहीं है 2024 में। वो कहावत सुनते थे ना, आ रहा हूँ टक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। ये तो हमारी राह और आसान कर रहे हैं। इतनी धाराएं बन रही हैं कि सागर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नरेंद्र मोदी के रूप में सागर आराम से शांत से सो रहा है। करो तुमको जो करना है। ठीक है। और हमें ब्लेम करते हैं। अरे ये प्रशांत किशोर किसके दोस्त है? आपके। तेजस्वी यादव को आपको दिल्ली भेजने की जल्दी किसको है? तेजस्वी यादव को। तो हम कहाँ से हैं? हम कहाँ से हैं? हम तो तटस्थ हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि बिहार की जनता ये सारा कुशासन, ये सारा लूट खसोट, बलात्कार, फिरौती, गोलीबारी, हत्याएं, ये सारा माहौल देख रही है। और वो इंतजार कर रही है कि चुनाव आए तो हम ठोक के बीजेपी को फुल मेजोरिटी में लाके खड़ा कर दें। हम तो लोगों के पास है, गांवों में है, लोगों के पास जा जाके अपनी सारी नीतियों की बात कर रहे हैं। और ये लोग दिन रात, आप देख रहे हैं कितनी समस्याएं नीतीश कुमार के लिए पैदा हुई है जब से उन्होंने ये नई सरकार बनाई है। रोज एक न एक सगुफा छूट जाता है उनके नाम का। तो इन चीजों से हमें फायदा है, उनको घाटा है। ठीक है। कुमार श्रीकांत जी, देखिए लोकसभा के चुनाव में
बीजेपी इस सरफुटबल का या इस कमजोरी का फ़ायदा लेने में कामयाब हो सकती है। लेकिन क्या लग रहा है आपको कि जो ये चल रहा है वर्तमान और जो एनडीए छोड़ा है नीतीश कुमार ने, उसके बाद से जो एक ठोस रणनीति की दरकार थी, वो ठोस रणनीति सामने आने के बजाय एक ऐसी रणनीति सामने आ रही है जिसमें लगातार कमजोरियां निकल के सियासी गलियारों में घूम रही हैं और पटना से लेकर दिल्ली तक वो कमजोरियां ज़्यादा मुखर हैं बजाय रणनीति और बजाय ताकत, कूटनीतिक ताकत दिखने की। ये सवाल मुझसे पूछा है ना आपने? जी देखिए, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा खतरे में और समस्या में जेडीयू तो है ही, लेकिन वत्स साहब जो बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मुझे लगता है वो किसी मुगालती में जी रहे हैं। जमीनी हकीकत ये है कि आप कभी भी छत्रपों को और बाकी विपक्ष को आप टेक इट फॉर ग्रांटेड जब ले लेते हैं तो मुझे लगता है कि आप आत्ममुग्ध हो जाते हैं। दूसरी चीज ये है कि मैं अच्छा हूँ, ये अच्छी बात है, लेकिन मैं ही अच्छा हूँ ये सबसे बुरी और सबसे वाहियात बात है। ये अहंकार जब इंदिरा को नहीं बख्शा, ये अहंकार इस देश में बड़े बड़े राजनीतिक लोगों को नहीं बख्शा, धूल चटा चुका है। क्योंकि पॉलिटिकल तौर पर आप कितने बड़े भी महान हो, कितने भी बड़े हो, लेकिन आपको एंड ऑफ द डे जनता के पास ही जाना है। लगातार अगर आप देखें तो वो तिलिस्म जो बीजेपी ने गढ़ा था, मढ़ा था और बनाया था, वो दरक रहा है, टर्निंग फेस में आ चुका है। अलग अलग जगह बीजेपी हार रही है और इसमें कोई दो राय नहीं कि लगातार सीटें कम हो रही हैं। आपने देखा लगातार अलग अलग राज्यों में बीजेपी के हाथों से सत्ता फिसली है। उसके बावजूद अगर आप दम रखते हैं और कहते हैं कि 2024 में हमें कोई माई का लाल नहीं है और ये दिवा स्वप्न है, तो मुझे लगता है कि आप किसी की मुगालती में जी रहे हैं। दूसरी बात, आप क्या नीतीश कुमार को कम समझते हैं? क्या मायावती को कम समझते हैं? राहुल गांधी अगर पदयात्रा कर रहे हैं, लगातार भारत जोड़ो में सम्मिलित हैं, तो क्या आप राहुल गांधी को कम आंक रहे हैं? क्या आप कांग्रेस में, मानता हूं चलिए 50 सीटें लेकर आई, तो क्या 50 सीटों का कुछ गलत नहीं होता? आप भले 303 है, तो क्या बाकी सीटें किसी के पास नहीं है? क्या हमने इस देश में नहीं देखा कि किस तरीके से छोटे छोटे दल मिलकर बेहतर तरीके से सत्ता चला लेते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी की यहाँ जिक्र करता हूं, क्या उन्होंने 5 साल 6 साल बेहतर सरकार नहीं चलाई? सबको जोड़कर, सबको मिला के, समन्वय करके। इस देश ने देखा नहीं किस तरीके से जोड़ तोड़ की राजनीति करके सरकार चला दी जाती है। तो इस मुगालते में मत रहिए, इस दम्भ में मत रहिए। अब केसीआर है साउथ में, आप देखते हैं केसीआर किस तरीके से राष्ट्रीय पार्टी की घोषणा करते हैं, राष्ट्रीय पार्टी बना लेते हैं। और कल ही एक सर्वे आया, वो सर्वे ये बता रहा है कि केसीआर की नई जो राष्ट्रीय पार्टी है उससे 70% लोग प्रसन्न है और वे चाहते हैं कि राष्ट्रीय राजनीति में केसीआर आए। तो जनता चाहती है विपक्ष हो, जनता चाहती है कि अगर एक मजबूत सरकार हो, तो जनता ये भी चाहती है कि मजबूत विपक्ष हो। तो आप अच्छा गप कर लेके कड़वा कड़वा थूथू तो ये नहीं चलेगा। दूसरी चीज बिहार पे आता हूं। देखिए, बीजेपी पोलराइजेशन पूरे देश में कर सकती है। मैं कहता हूं तमिलनाडु में कर सकती है, केरला में कर सकती है, जहां पोलराइजेशन नहीं होता वहां पे भी कर सकती है। पर बिहार में 7 क्या 14 घोड़े खोलने के बावजूद भी बीजेपी पोलराइजेशन नहीं कर सकती, क्योंकि बिहार की राजनीति अपने आप में ही उलट है, अलग है और बिल्कुल एक तरह से देखा जाए तो अलग तरीके की। कुमार श्रीकांत जी, आपसे जवाब लूंगा, लेकिन इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। क्या लगता है कि अगर इस तरह चलता रहेगा तो कहीं ना कहीं जो कमजोरियां हैं वो ज्यादा सामने आ रही हैं, रणनीति कहीं सामने नहीं आ रही? देखिए, मैं बिहार के मुद्दे पर बात कर रहा था। मुझे लगता है कि बिहार में तमाम ध्रुवीकरण के घोड़े फेल हो जाते हैं। बिहार अभी भी जातिगत वोट बैंक की संरचना से अभी भी बाहर नहीं आया है। उसको लाख मोदी पसंद होगा, वो कुछ भी कर लेगा, सेंट्रल में भले एक बार मोदी को वोट दे देगा, लेकिन वो वहां पर तेजस्वी को वोट करेगा। जातिगत अभी भी वोट बैंक को बीजेपी बिहार में तोड़ने में नाकाम रही है। क्यों? क्योंकि जाति, देखिए कोई बिहार से तो बुरा नहीं मानिएगा,
लेकिन जाति जो है वो बिहार के मतदाताओं के दिमाग में घूमती है। वो वोट देते वक्त ये ध्यान रखते हैं, भले उन्हें पता है कि वो 15 साल बुरी सड़क, गलत पानी, गलत राजनीति और दंगा युक्त और अफसरशाही लेट लतीफी और मैं कहता भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएंगे 5 साल, लेकिन वो घूम फिर के वोट उसी को देंगे, रहे वो गेहूं रहे वो गेहूं। तो जो बिहार की मतदाताओं के दिमाग से आप जाति हटा दें और वो विकास के नाम पर वोट दें, ये बड़ा मुझे लगता है अपने आप में ही पानी में लठ मारने जैसा है। आपके लठ मारने से पानी अलग होगा नहीं और आप ऐसे काम करते रहे। तो लेकिन इसीलिए बीजेपी जो ऐसे वोट बैंक के पीछे पड़ी है, जो वोट बैंक गैर राजद है, गैर जेडीयू है, और ऐसा वोट बैंक जो बीजेपी को सत्ता में पहुंचा पाए। लेकिन बीजेपी की छवि ऐसी है, तो लगातार उसके नेता इस तरीके से बात करते हैं। आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं वो एक वोट जो राजद के साथ खड़ा रहता है, एफआई का समीकरण, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पास आने से कतराता है। और वही बीजेपी के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि उनके बिना बिहार में सत्ता पाना बड़ा मुश्किल है, और टेढ़ी खीर है। अभी बीजेपी उसको नहीं साध पा रही। आलोक जी, देखिए कुमार श्रीकांत जी ने बहुत स्पष्ट विश्लेषण किया है, क्या लगता है आपको? मैं कुमार श्रीकांत जी के विश्लेषण से 100% सहमत हूँ। कितनी भी बातें कर लीजिए आप, बिहार की जनता के सामने बूथ स्टेशन पर जाने के वक्त उसके दिमाग में सर्वप्रथम जातिवाद ही रहता है। तो फिर भाई बीजेपी कैसे जीतेगी? चाहे वो शिक्षित हो, तो बीजेपी कैसे जीतेगी? ये देन है बिहार में पुरजोर करने की, आगे बढ़ाने की, इस दलदल में फंसाने की माननीय कर्पूरी ठाकुर ने शुरू किया था, और नीतीश कुमार और लालू यादव ने इसका जमकर फसल काटा है और अभी भी काट रहे हैं। लेकिन हम नेशनल हिंदुइज्म की बात करते हैं, और अंतोगत्वा बिहार की धरती पर मनोज जी जैसे लोग जो इस तरीके के कवायद करते हैं, समाज में जातिगत रूप से बांटने का काम करते हैं, धर्म के रूप में बांटने का काम करते हैं, ये सब लोग बिहार की जनता के द्वारा मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। और हिंदू नेशनलिज्म के नाम पर बिहार में आगामी चुनाव में परचम लहराएगा भारतीय जनता पार्टी। आलोक जी से एक सवाल पूछने का समय दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। आलोक जी, कुमार श्रीकांत जी आपसे एक सवाल पूछना। जी जी, पिछले 30 से 35 सालों से बीजेपी का कैडर बिहार में काम कर रहा है, लेकिन बिहार में बीजेपी का कोई बड़ा चेहरा नहीं है। और जो बड़े चेहरे थे, मोदी जी, छोटे मोदी जी, वो केवल और केवल शेल्टर और शेडो में जीते थे नीतीश के। उनको तो आपने साइडलाइन कर दिया। बड़ा सवाल ये है कि आप वहां पर कैडर तो खड़ा है आपका, लेकिन वहां पर पूरे बिहार में एक्सेप्टेड कोई ऐसा नेता नहीं है जिसके नाम पर आपको वोट मिले और जो सब जवाब दिखा पाए। ये सबसे बड़ी समस्या आप लोगों के साथ कि आप लोग बड़े भाई की भूमिका में आ ही नहीं पाए। आप जन्म से बड़े थे, आप हैसियत में बड़े थे, आप विकास के ढांचे में बड़े तो राष्ट्रीय पार्टी भी थे, लेकिन आप हमेशा छोटे भाई की भूमिका में है, और ये सबसे बड़ा दिक्कत है आपके साथ। और सिंहासन हमेशा बड़े भाई को मिलता है। आलोक जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ श्रीकांत जी कि हमारे जो नेता थे वो लोग नीतीश कुमार के सामने नतमस्तक हो गए, और वो लोग उनके अंडर में चले गए और एक छोटे भाई की भूमिका में आ गए। यही कारण था कि सेंटर ने इन लोगों को वहां से साफ कर दिया है। नई पौध उगेगी, नया नेतृत्व पैदा होगा। अभी मैं इस बात को मानता हूं कि राजनीति में इस बात को मानने में कोई हर्ज नहीं है कि हमारे पास लालू यादव या नीतीश कुमार के कद का कोई नेता नहीं है, लेकिन हमारे पास कार्यकर्ताओं की उनसे प्रबल फौज है।
और कोई भी पार्टी कार्यकर्ताओं के बदौलत ही आगे बढ़ती है। हम नहीं तो आलोक जी, बिना सेनापति के सेना क्या करेगी, आप बताइए ना जरा। हम सेनापति नहीं पैदा कर देंगे त्रिशूल जी। हाँ। जब हम 2 से 303 पर पहुंच सकते हैं भाई, तो बिहार की बात कर रहे हैं ना, दिलाने की ताकत रखते हैं। हम तो बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार की बात कर रहे हैं ना। बिहार भी हम जीतेंगे। अब बिहार में ऑपरेशन आज तक नहीं बना ना बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री, इसलिए कह रहे हैं। माननीय अमित शाह जी ने बिहार को अपने नजरों में ले लिया है और लगातार वहां पर वो टूर कर रहे हैं। आने वाला समय हमारा होगा, आने वाला भविष्य हमारा होगा। आप निश्चित रहिए, हम अति शीघ्र इतना करिश्माई नेता पैदा करके खड़ा कर देंगे बिहार की जनता के सामने। नहीं, हम निश्चिंत हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव निश्चिंत है तो बड़ी बात है आपके लिए भाई। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव निश्चिंत हैं तो बड़ी बात है आपके लिए, हमारे निश्चित होने से कुछ नहीं है। मनोज जी, देखिए, आलोक जी ने माना है कि लालू यादव और नीतीश कुमार के बराबर का नेता नहीं है बिहार में उनके पास, लेकिन सेना बहुत ज्यादा है आपसे। हाँ भाई, सेना इनका बहुत ज्यादा है। इसमें कहा है, पूरे देश की सेना उनके बिहार में ही है। इसीलिए 2015 में जो चुनाव लड़े थे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो 60 के नीचे चले गए थे पूरे गठबंधन। सेना इनका बहुत बड़ा है। तरीपार हो चुके कोर्ट से निकले हुए अमित शाह को बिहार ही नहीं देश की जनता जानती है, जो भ्रष्टाचार का प्रतीक है, जिसका बेटा को उसने क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया। इस पर इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। इसने पूरे बिहार को अपमानित करने वाले अमित शाह अभी बाबू वीर कुंवर सिंह की कर्मभूमि जन्मभूमि में तिरंगा यात्रा करके गिनीज बुक में नाम जलवाया, लेकिन उसमें कहीं से बाबू वीर कुंवर सिंह की चर्चा नहीं हुई। जगदीशपुर तक की चर्चा नहीं है। गिनीज बुक में जो प्रमाण पत्र दिया है, उसमें दिया है गृह मंत्रालय के एक कार्यक्रम में। तो ये तो बिहार को इस तरह से अपमानित करते हैं, ये तो पूरे तरह से कर रहे हैं। अब श्रीकांत जी के बातों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, लेकिन ये जो आप अभी जो झंझावत दिखा रहे हैं, जो बीजेपी करवा रही है, अब ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर में कहाँ है, तो आप श्रीकांत जी से ही पूछ लीजिए कि प्रशांत किशोर को लॉन्च करने वाला कौन व्यक्ति था, कौन पार्टी थी। देश की जनता प्रशांत किशोर को नाम भी सुनी थी क्या? यही नरेंद्र मोदी और यही अमित शाह जी 2014 में इनको हायर किए हुए थे। तो ये सब चल रहा है। और चंद्रशेखर जी, इनकी नजर हमेशा तोड़ फोड़ पर रहती है और हमारी नजर जनता पर रहती है। आपकी नजर जोड़ तोड़ पर रहती है, इनकी नजर जोड़, और हमको इनकी नजर तोड़ फोड़ पर रहती है। हमेशा जोड़ तोड़ पर है, तोड़ फोड़ पर है इनकी नजर। क्या किया इन्होंने महाराष्ट्र में, पूरे देश की जनता ने देखा। क्या किया गोया में, पूरे देश की जनता ने देखा। दूसरे दल को तोड़कर अपने दल में मध्य प्रदेश में क्या किया, इसलिए उसकी चर्चा करना चंद्रशेखर जी अब वाहियात है। लेकिन मनोज जी देखिए, एनडीए छोड़ने के बाद नीतीश कुमार जिस झंझावात में फंसे हुए हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। सुधाकर सिंह इस्तीफा देते हैं, जगदानंद सिंह वहाँ रुष्ट हैं, लालू यादव उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, और परसों ट्रेन भी छूट गई। पता है, आप उनको बुलाया था दिल्ली बैठक में सम्मिलित होने के लिए, अब ट्रेन छूट गई है, उन्होंने जान के छोड़ दी।
और इधर नीतीश कुमार बौखला रहे हैं और बाहर प्रशांत किशोर वहाँ अपनी यात्रा में कहते डोल रहे हैं कि उत्तराधिकारी घोषित कर रहे थे। अब आज ये कहने की कहाँ ज़रूरत आ रही थी कि जेडीयू का विलय करवा रहे थे कांग्रेस में, ये कहने की कहाँ ज़रूरत आ रही थी, आप बताइए। नहीं, देखिए ये कहने की कहाँ जरूरत आ गई। आज 2 साल के बाद जो वो प्रशांत किशोर को उत्तराधिकारी बना रहे हैं, तो ये सब बीजेपी का एक चाल है और उस चाल में वो चल रहे हैं, तो चलने दीजिए, कोई झंझावत नहीं है। जहाँ पर परिवार रहेगा वहीं पर बर्तन झंझनाते हैं। इनके यहाँ तो परिवार है नहीं, तो इनके यहाँ क्या झंझनाएंगे। ये तो रावण के समान पहुंच चुके हैं, इनके नजर में कोई दूसरा व्यक्ति आई ही नहीं है। नरेंद्र मोदी को 100 वर्षों के लिए इन्होंने लिख दिया है, तो अब इसलिए इनके सामने कहने से क्या है। आप विश्वास रखिए, बिहार की जनता या देश की जनता, अब इनको कोई शर्म नहीं महसूस हो रहा है कि 2017 में उत्तर प्रदेश में इनकी सीट की संख्या क्या थी और 2022 में चुनाव हुआ तो क्या है, छत्तीसगढ़ चला गया। 2017 में चुनाव हुआ, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का राज गुजरात 99 के खेल में फंस गया। ये इनको नहीं सुझाता है, यह इनको सुझाएगा भी नहीं, क्योंकि जिसका आपराधिक किस्म के लोग हैं, तरीपार लोग रहे हैं, तो उनको क्या सिखाएगा। बिहार की जनता के प्रति चंद्रशेखर जी आप निश्चिंत रहे। बिहार की जनता ऐसे फुटबॉल को खेलना जानती है और ऐसा किक मारेगी कि वो बंगाल के खाड़ी में चले जाएंगे। अब किस तरह से ये बोलते हैं ये हमको समझ में नहीं आता है। ये नहीं बोल रहे हैं, इनका अभिमान बोल रहा है, तो बोलने दीजिए। अभिमान तो रावण का भी नहीं ठहरा, तो ये जुमलेबाज नरेंद्र मोदी और ये तरीपार अमित शाह का क्या होगा। इनको कहिए कि अमित शाह को बिहार में ही रख दे, बिहार से ही वो गृह मंत्रालय चलाए, बिहार का ये बाल भी बांका नहीं पड़ेगा। अब मैं आज घोषणा करता हूँ कि ये अमित शाह यहाँ पर कैंप कर जाए या नरेंद्र मोदी कैंप कर जाए, 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव में इनसे ज्यादा सीट महागठबंधन को आएगी। कितना आप ये निश्चित, कितना 30 से ज्यादा। एक मैं कह रहा हूँ कि इनकी जितनी सीट आवेगी, आज तो ये 39 में है, वो भी 39 कब आए जब नीतीश कुमार इनके साथ थे। 2014 में जब नरेंद्र मोदी का लहर चल रहा था, इतिहास ज्ञान देने दीजिए, तो विपक्ष ने इनको 10 सीट पर रोक दिया था, 10 सीट इनसे छीन लिया था। ठीक है, सब अलग अलग। ठीक है, मैं आऊंगा, इसीलिए इंतजार कुमार श्रीकांत जी, इंतजार कर रहे। कुमार श्रीकांत जी क्या कहें, क्या भाई हैं, क्या कहें। देखिए मेरे पे सवाल उठा रहे हैं, मैंने आलोक जी को न जाने क्या क्या कहा, इनकी पार्टी को क्या क्या कहा। आलोक जी ने बड़ी विनम्रता से मेरी बातों का जवाब दिया और वो ऑफेंड नहीं हुए, लेकिन मनोज भाई मुझे लगता है ऑफेंड हो गए। दूसरी चीज, हमें कोर्ट का सम्मान करना चाहिए, और अगर अमित शाह को तड़ीपार किया गया था तो कोर्ट ने वापस उनको बुलाया भी था, और कोर्ट ने जो तमाम उन पे कानून हमने ये सब जोड़ा था कि कोर्ट से। सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, मनोज जी सुन लीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा, मनोज जी सुन बीच में नहीं बोलता हूँ, मैं ऐसे उंगली करता हूँ, इसका मतलब ये है कि मुझे सवाल पूछने दिया जाए। भाई साहब, कोर्ट को तो मानते हैं आप, कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी किया, और देश के प्रधानमंत्री को 3 बार सीबीआई और विशेष अदालत और सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट ने ग्रिल्ड किया। ग्रिल्ड समझते हैं, ग्रिल्ड का मतलब होता है आग पर भूनना। तो आग पर भूनने के बावजूद भी वो व्यक्ति खड़े निकले और आपके सामने राजनीति में। दूसरी चीज क्या है,
अभी मैं लालू प्रसाद यादव को चारा चोर और घोटालाबाज कहूंगा तो इनको ऐसी मिर्ची लगेगी, ये लगेंगे मुझे गरियाने। तीन से 4 केस जो है तेजस्वी और उनके छोटे भाई तेजपाल, अब छोटा है कि बड़ा है ये भी साला बड़ा बहुत बड़ी समस्या है, मैं तो समझ नहीं पाता हूँ। डेट ऑफ बर्थ के कारण छोटा बड़ा है और पॉलिटिक्स के हिसाब से बड़ा छोटा है, तो वो भी बड़ा कंफ्यूजन है। खैर मैं उसमें नहीं जाना चाहता। दूसरी चीज, राजनीतिक तौर पर थोड़ा इतिहास हमें पढ़ लेना चाहिए। मैं बीजेपी को भी उतनी खरी खोटे सुनाता हूँ जितना बाकी पार्टियों को सुनाता हूँ। सुन लीजिए, अलग लड़ी थी जेडीयू, कितनी सीट पाई थी साहब, जरा इस पर हमें बात करनी चाहिए। 2014 में कितनी पाई थी, उससे पहले कितनी पाई थी। जेडीयू जानते हैं, एक होता है जीवन बेल। जीवन बेल जो होता है वो जिस पार्टी के चिपकता है, मतलब जिस पेड़ के चिपकता है उस पेड़ को खोखला कर देता है और वो बेल बहुत आगे चला जाता है। आपको बता दूं, जेडीयू वही जीवन बेल है। और जेडीयू कभी भी जब दूसरे के साथ गठबंधन करती है तो बढ़िया कर जाती है, जब अकेले लड़ने की सोचती है तो ठाई ठाई फिस हो जाता है। दूसरी चीज एक और सोचिए, जब थोड़ा इतिहास की बात करता हूँ। जेडीयू, मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा, आप मानेंगे नहीं। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जॉर्ज फर्नांडिस, आप नाम सुने होंगे कभी। जॉर्ज फर्नांडिस ने अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी को दसियों बार बोला कि नीतीश कुमार के साथ समझौता मत कीजिए, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा मत बनाइए, नीतीश कुमार को भाव मत दीजिए, नीतीश कुमार के पेट में दांत है। और जिस व्यक्ति पूरे विश्व में एक ही पॉलिटिशियन है जिसके पेट में दांत है और वो नीतीश कुमार इकलौते हैं। लेकिन बीजेपी ने नहीं माना और आज बीजेपी अपनी गति को प्राप्त है। दूसरी चीज ये है, मैं कहता हूं बीजेपी एक बार लालू प्रसाद यादव पर भरोसा कर ले, बीजेपी एक बार मायावती पर भरोसा कर ले। लेकिन बीजेपी ने जब जब नीतीश कुमार पर भरोसा किया है उसने मुंह की खाई है और उसका वो प्यार जो है, वो मोहब्बत जो है वो पूरी नहीं हो पाई है। और जो बेवफाई कर रहा है वो उस बेवफाई को आज डिफेंड कर रहा है। ये सबसे बड़े हंसने का और शोक का भी विषय है। दूसरी बात, जेडीयू लगातार सिकुड़ रही है। जिस व्यक्ति को आप लाते हो, और सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी मैं आपको बताऊं व्यक्तिगत तौर पर, कांग्रेस में इतनी इनसिक्योरिटी नहीं है, बीजेपी में इतनी इनसिक्योरिटी नहीं है। इनसिक्योरिटी सबसे ज्यादा अगर किसी में है तो वो विकास पुरुष जो है पलटू राम में सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी है। इसीलिए जिस व्यक्ति का कद बढ़ता है सबसे पहले उसको काट के साइड लाइन कर देते हैं। तमाम ऐसे आपके भी मित्र होंगे। और दूसरी चीज ये है, जेडीयू के, मैं आपको बताऊं, वेट कीजिए, जेडीयू के कम से कम 20 से ज्यादा नेताओं को आरजेडी तोड़ रही है सर। और जिस दिन आरजेडी ने तोड़ा उस दिन आप ना घर के होंगे ना बाहर के, और वो क्या हाल होगा ये तो ऊपर वाला जाने। कुछ कहना चाह रहे हैं आप मनोज जी? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बीजेपी के साथ जब भी जदयू रही है तभी बीजेपी बिहार में सेट पर गई। में कितना सीट मिला था? 2014 में अकेले जदयू लड़ी थी, 2 सीट आया था। आरजेडी अकेले लड़ी 4 सीट लाया था। कांग्रेस लड़ी थी 3 सीट लाया था। एक एनसीपी लाई थी। तो मैं वही आपको कहा सर कि जब विपक्ष बंटवारा रहा बिहार में, ठीक है, बिल्कुल। तो उस जगह पर समय समाप्त हो रहा है। मनोज जी, आलोक वत्स जी, कुमार श्रीकांत जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। रोज नई नई मुश्किलें नीतीश के सामने हैं। अब ऐसे में कैसे दिल्ली का वो ख्वाब देख रहे हैं, ये वक्त के अंधेरे में है, वक्त के गर्भ में है, इसको कैसे पूरा करेंगे। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज।